एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अब कह रहे हैं हेल्थ को काफ़ी लंबे समय से ये समझा जाता है ये बॉडी और माइंड की ऐसी कंडीशन है जिसमें बैलेंस बैठाना होता है, तो उसे क्या माना जाता है, हेल्थ माना जाता है। This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। यही किसने बताया, हिपोक्रेट्स ने, और जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है उसने भी। इट वॉज थॉट दैट, ये सोचा जाता था पहले कि जो पर्सन है जिसे ब्लैक बाइल हो जाता है वो किससे बिलोंग करते हैं, हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं। पहले ये सोच थी। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थाट, और ये क्या था, एक थॉट था बस। तो मतलब जैसे कि ये होता है कि इसमें हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बाइल को कि जैसे कि एक लिक्विड होता है जो बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कि डिप्रेशन या फिर स्टमक इशू या फिर बॉडी में कोई भी अगर एलिमेंट होती है तो उसके वजह से होती है। तो वही कहा जाता है अगर वो ब्लैक बाइल से बिलोंग करता है तो उसकी हॉट पर्सनैलिटी और उसको फीवर होगा, ऐसा कुछ था कहना इनका। फिर दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थाट, और ये एक सिर्फ थाट था। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड, जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई, किसने करी, विलियम हार्वे ने। ये इंपॉर्टेंट है, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो उन्होंने क्या करा था, इस ह्यूमर को क्या करा था, डिस्कार्ड करा था, डिस्प्रूव करा था, ये दिखाते हुए कि पर्सन जो ब्लैक बाइल है उसके साथ उसमें थर्मोमीटर को यूज़ किया गया और ये दिखाया गया कि वो जो पर्सन है ऐसा उसमें कुछ देखने नहीं मिला है, तभी उन्होंने थर्मोमीटर का यूज़ करा। यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। अब जो ब्लैक बाइल है ना, ये भी मतलब 4 ह्यूमर्स होते हैं, तो 4 में से एक ही ह्यूमर था जो एंशियंट या पुराने टाइम पे चलती है उसमें से एक। तो कुछ लोग इसे ये भी मानते थे कि ये ह्यूमर है जो कौन सिक्रेट करते हैं, किडनी या स्प्लीन, जिसकी वजह से सैडनेस और मेलनकॉली ये सारी चीज़ें होती हैं। इन लेटर ईयर्स जब और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बायोलॉजी स्टेटेड दैट कि माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। कि जो माइंड है, जो माइंड को कौन इन्फ्लुएंस करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, और हमारा इम्यून सिस्टम, और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ। हैंस माइंड एंड द मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो इसलिए जो माइंड और मेंटल स्टेट है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ अफेक्ट होती है, हेल्थ और चीज़ों से अफेक्ट होती है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम द बर्थ। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो चाइल्ड में पैदा होते साथ ही हैं, या किसी जीन की या कोई वहाँ पे डेफिशिएंसी या डिफेक्ट है जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से ही लेके आया, तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आ गए। कुछ इन्फेक्शंस हो गए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि उसमें फूड, वाटर जो हम खा रहे हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये सब हमारी बॉडी को, हमारे हैबिटेट्स को, तो हमारी हैबिट्स को, इन सबको इफेक्ट करती है। तो ये सब भी रीज़न हो सकते हैं हमारी हेल्थ ख़राब होने के। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। जो टर्म हेल्थ है उसे हर कोई बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है। हाउ डू वी डिफाइन इट, हम कैसे डिफाइन करें कि हेल्थ है क्या, बेसिकली कि सब बोलते रहते हैं हेल्थ हेल्थ, अब लेकिन एक्चुअल में हेल्थ है क्या। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बीमारी ना हो, या फिर फिजिकल फिटनेस, या कोई फिजिकली बहुत फिट है तो वो हेल्दी है, नहीं, ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है PYQ में। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। ये कैसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे पूरा फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग इंसान हो, मतलब वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, दिमाग से भी फिट होना चाहिए, और सोशली मतलब अपनी सोसाइटी में भी एक फिट बैठना चाहिए, दैट इज सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल हेल्दी होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, वो अपने काम और अच्छे से कर पाते हैं। दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। इससे क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोस्पैरिटी आती है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गिटिविटी ऑफ द पीपल। हेल्थ क्या बढ़ाती है, लोगों की लॉन्गिटिविटी, मतलब जो मतलब हम कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग उनको प्रोवाइड करती है।
लॉन्गिटिविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मॉर्टेलिटी रेट। ये सारी चीज़ें भी कम होती हैं अगर वो पर्सन हेल्दी है। तो क्या देखा हमने कि हेल्थ क्या है, कंप्लीट स्टेट है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हो। पीपल अगर हेल्दी हैं तो अपने वर्क पे ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, समृद्धि आएगी, हेल्थ इंक्रीज होगी, लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी पीपल्स की, इन्फेंट और मॉर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें भी ये कम हो जाएंगी। अब बैलेंस डाइट एंड पर्सनल हाइजीन आर द एंड रेगुलर एक्सरसाइज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। अब क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? तो बैलेंस डाइट खाना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। योगा बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है ताकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हम अचीव कर सकें। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। हमें डिजीज़ के बारे में पता होना, उनके इफेक्ट के बारे में पता होना और कैसे हमारी बॉडी पे वो असर करती हैं, इन सब के बारे में। वैक्सीनेशन लेना, इम्यूनाइजेशन कराना, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को अच्छे से फेंकना, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और इन सबको मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना फूड में, पानी के रिसोर्सेज में। इस सब से हम क्या अचीव कर सकते हैं, एक गुड हेल्थ हम अचीव कर सकते हैं। When the functioning of one or more organ or the system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. अब ये कह रहे हैं जब फंक्शनिंग हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की इफेक्ट होती है बॉडी में तो एडवर्सली अफेक्ट असर दिखाई देता है। तो कैसे पता चलता है? वहाँ पे अपीयरेंस होते हैं अलग अलग साइन और सिम्टम्स की। बेसिकली साइन होते हैं जो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, आप खुद और कोई डॉक्टर दूसरा भी। लेकिन जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। सिम्टम्स सिर्फ पेशेंट ही बताएगा कि मुझे थकान लग रही है, वो पेशेंट बताएगा, दैट इज़ सिम्टम, दैट इज़ नॉट अ साइन, क्योंकि उसको खुद को महसूस हो रहा है, सामने वाले को थोड़ा ना महसूस होगा कि भाई इसे थकान लग रही है, नहीं। तो वो जो सामने वाले को भी दिख जाए, एक डॉक्टर को, एक नॉर्मल इंसान को, आपको, दैट इज़ साइन। और जो सिम्टम्स जो पेशेंट को खुद फील हो, दैट आर सिम्टम्स। तो जब बॉडी में कोई भी चेंज आता है तो हमें वेरियस साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हम हेल्दी नहीं है और क्या है, हमें कोई डिजीज़ है। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब डिजीज़ की भी टू कैटेगरीज है, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब जो डिजीज़ हैं जो ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। और वहीं पे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं बहुत कॉमन है और वो सफ़र करते हैं फ्रॉम दीज एट समटाइम्स और अदर। मतलब इस समय में या किसी और समय में कोई ना कोई इंसान से सफ़र करता ही है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे कि एड्स, ये क्या है, फेटल है, मतलब घातक है, इंसान इसमें मर जाता है। अमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बातें करें तो उसमें क्या है, कैंसर है जो मेजर कॉज है डेथ का। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ भी अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा। अब कॉमन डिजीज़ ह्यूमंस, क्या क्या कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं? अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? मोनेरा को। मोनेरा के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया। वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथ। तो इन जो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं वो इन सब के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथ्स। कुड कॉज अ डिजीज़ इन मैन, ये इंसानों में डिजीज़ कॉज करते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या हुए? जो डिजीज़ कॉज करेगा वो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेंस। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज ए कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। अभी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ज़्यादातर जो पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं, इसलिए पैथोजन होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं होस्ट को जिस पे वो रह रहे होते हैं, या तो उसके अंदर या फिर उसके ऊपर। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफ्रेंस करते हैं हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ, जिससे क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। तो कैसे काम करता है पैथोजन, कैसे अपना असर दिखाता है हमारी बॉडी पे? तो अब हम यहाँ से देखते हैं, पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में अलग अलग रास्तों से, मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को, जिससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज में। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। मतलब पैथोजन को वो अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो वहाँ पे रहना चाहता है वो आराम से वहाँ रह पाए। जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक पैथोजन है वो एंटर करेगा गट में, तो उसे रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे वो स्टमक में सर्वाइव करेगा लो पीएच कंडीशन पे, और कैसे वहाँ पे जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे उनसे कैसे अपने आप को रजिस्ट करेगा। A few representative member from different group of pathogenic organism are discussed here। अब हर एक ग्रुप से
कुछ मेंबर्स को उठाया गया है जिनको डिस्कस करा गया है कि वो क्या डिजीज़ कॉज करते हैं यहाँ पे उनकी डिजीज़ के साथ। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दीज इन जनरल और ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ये सब भी यहाँ पे ब्रीफ में समझाए गए हैं। पहला है सैल्मोनेला टाइफी, जिसे बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कॉज करता है टाइफाइड इन फीवर, टाइफाइड फीवर ह्यूमन बींग्स में। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये याद रखने वाला है कि कहाँ एंटर करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड, जो गंदे पानी और गंदे खाने से जाएगा जो कंटेमिनेटेड होगा इनसे। पैथोजन किससे, सैल्मोनेला टाइफी से। एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड, और दूसरे ऑर्गन्स में किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, इसमें बहुत ज़्यादा फीवर रहता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस, कमजोरी रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, एंड अ लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख एकदम खत्म हो जाएगी। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ये क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं। देखो अभी कॉमन सिम्टम्स है ना कि साइंस सिम्टम्स, क्योंकि पेशेंट को खुद फील होगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड द डेथ में अकर इन सीवर केसेस, कई बार इतने ज़्यादा सीवर केसेस आते हैं कि इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और उससे कई केसेस में डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म, टाइफाइड फीवर को हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट कराया जाता है, वाइरल टेस्ट। अब अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, एक क्लासिक केस है इसका कि दैट मैरी मेलन, इनका एक निक नेम था, इनका निक नेम रखा गया टाइफाइड मैरी। ये क्यों रखा गया, क्योंकि ये इससे क्या थी, अफेक्टेड थी, और इन्होंने अपने खाने के थ्रू ये बहुत लोगों में फैलाया। इस वर्थ मैंशनिंग हेयर, जिनका मैंशन करना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। सी वॉज She was a cook, वो क्या थी, एक कुक थी by profession, and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। और इन्होंने इसके थ्रू, खाने के थ्रू, अपने खाने के थ्रू बहुत सारी जगह लोगों को क्या फैलाया, टाइफाइड फैलाया कई सालों तक। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये भी क्या है, हमारा बैक्टीरिया ही है। कौन से बैक्टीरिया की बात करने जा रही है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। निमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए इन ह्यूमंस, विच इन्फेक्ट द एल्वुलाई। अभी क्या इन्फेक्ट करेंगे, एल्वुलाई। टाइफाइड में क्या इन्फेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या इन्फेक्ट होने वाली है, एल्वुलाई, जिसे बोलते हैं हम एयर फिल्ड सेक्स ऑफ द लंग्स। यही मेन साइट होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। अब एल्वुलाई अफेक्ट होंगी तो एक सिम्टम क्या हो जाएगा इसका, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो एल्वुलाई है वो फिल्ड हो जाएगी फ्लूइड से, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में। अब जो सिम्टम्स है निमोनिया के, उसके अंदर क्या क्या था, फीवर, बुखार, चिल, ठंड लगना, कफ, खांसी, हेडेक, सर दर्द। इन सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप और फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है याद करने का, पूछ सकते हैं इन सीवियर केसेस ये कहाँ देखने मिलेगा कि लिप्स, फिंगर, नेल ये सब ग्रे हो जाए और ग्रेइश टू ब्लूइश हो जाए कलर में। हेल्दी पर्सन एक्वायर, तो क्या आएगा उसका आंसर, हमारा निमोनिया। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन। अभी कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, जब इनहेल करते हैं हम ड्रॉपलेट्स या एरोजोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अब मान लो कोई पर्सन इन्फेक्टेड था निमोनिया, उसने छींका, खांसा, कुछ भी, तो जो उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स थी वो एयर में रह गई, अब वो दूसरे इंसान में चली जाएगी जब वो वहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर वहाँ पे वो उनके झूठे ग्लास, बर्तन, ये सारी चीज़ें आपस में शेयर करेंगे, तो ये ऐसे फैलता है। अब डिजेंट्री, प्लैग, डिप्थेरा एक्सेट्रा, ये सब भी कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है मैन में। तो ये भी याद रखनी है हमने, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी, सबसे पहली पढ़ी टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। उसके लिए वायरल टेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। और इसमें एक एग्जांपल है मैरी मेलन, जिनका निकनेम है टाइफाइड मैरी। फिर है दूसरा बैक्टीरिया जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो निमोनिया कॉज करता है, एल्वुलाई को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, बुखार, चिल, कफ। और वहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, टाइफाइड में वहाँ पे बुखार का टेम्परेचर मेंशन किया गया है 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे देखने मिलता है ये, टाइफाइड में। यहाँ पे बुखार, ठंड, खांसी, सर दर्द होगा। और सीवियर केसेस में क्या होगा, ग्रे से नेल जो कलर थे, फिंगर, लिप्स, टिप्स, ये सब किस में चेंज आएंगे, ब्लू में चेंज आएंगे। अब ब्लू क्यों हो रहा है, देखो ब्लू जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं साइनोसिस। ये इसलिए होती है जब हमारे ब्लड में रिड्यूस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हमारी बॉडी में ऐसे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एल्वुलाई डैमेज हो रही है। एल्वुलाई डैमेज हो रही है, वही मेन साइट है गैसेस एक्सचेंज की। जब एल्वुलाई डैमेज हो रही है तो गैस एक्सचेंज उतने अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे ब्लू कलर अपीयरेंस आ जाती है, जिसे कहते हैं हम साइनोसिस। इसलिए कहा गया है सीवियर केसेस में क्या देखा जाता है, लिप्स, जो नेल टिप्स हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, ब्लू
ग्रे से ब्लू में टर्न हो जाती हैं। नाउ अब हम चलते हैं मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। अब बहुत सारे वायरसेस भी हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। पहला एग्जांपल है राइनो वायरसेस। ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा ग्रुप वायरसेस का जो कॉज करता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट दैट इज अ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड कौन करता है? दैट इज राइनो वायरसेस। दे इन्फेक्ट द नोज। अभी क्या इन्फेक्ट करते हैं ये याद रखना है, नोज को इन्फेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी पैसेज को करेगा। रेस्पिरेटरी पैसेज के करेगा, लंग्स को नहीं करेगा। निमोनिया में लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, कोल्ड में रेस्पिरेटरी पैसेज जिस थ्रू से जिस रास्ते से वो हमारी हमारी जो गैसेस है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो रास्ता दैट इज रेस्पिरेटरी पैसेज और द नोज, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। अब जो कॉमन कोल्ड है वो कैरेक्टराइज होता है कैसे? नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, डिस्चार्ज होने लगता है, सोर थ्रोट, खराशनेस, होर्डनेस, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें, टायर्डनेस किसके सिम्टम्स हैं? हमारे कॉमन कोल्ड के। विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days, जो 3 से 7 दिन के लिए रहता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब, कंप्यूटर, कीबोर्ड और द माउस एक्सेट्रा। अब जो ये सारी चीज़ें कैसे फैलती हैं, वही किसी इंसान ने खांस दिया, छींक दिया, या हमने उसके इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स यूज़ कर लिए या उसके ऑब्जेक्ट्स छू लिए, जैसे कि पेन, बुक, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को छूने से इन्फेक्शन फैलता है एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। और दूसरे हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन क्या हो जाता है? फिर कॉज हो जाता है। अब कुछ ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कौन कॉज करता है? प्रोटोजोअन कॉज करते हैं, वो देखते हैं। Some of the human disease are caused by the protozoans too. You might have heard about the malaria. आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा। A disease man has been fighting since the many years, जिससे इंसान जो है कई सालों से इस डिजीज से लड़ रहा है। अब प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन, एक छोटा सा प्रोटोजोन जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए। डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम। ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए। ऑफ दीज मेलिगेंट मलेरिया, अभी इंपॉर्टेंट है, मेलिगेंट मलेरिया जो कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम, और ये सबसे सीरियस वन है और यही फैटल, यही घातक है। कौन सा मलेरिया? मेलिगेंट मलेरिया। कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम समझते हैं कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में होता है। और इन्फेक्शियस फॉर्म, ये PYQ पूछा गया है कि इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी है? दैट इज स्पोरोजॉइट। और कैसे एंटर होगा ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में ये एंटर होगा। और कैसे एंटर होता है? थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। उस मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है जिसने ऑलरेडी पहले एक इन्फेक्टेड इंसान को काटा, उसका ब्लड सक किया, जिसके अंदर ये ऑलरेडी इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजाइट प्रेजेंट है। अब जब फीमेल एनोफ्लीज किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी तो ये स्पोरोजाइट उसकी सेलेवरी ग्लैंड से निकल के कहाँ चले जाएंगे? उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में चले जाएंगे, जिससे कि फिर उसकी बॉडी में भी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो कैसे है इसकी इन्फेक्टेड फॉर्म? दैट इज स्पोरोजाइट। कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। अब द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर। अब ये इनिशियली स्टार्टिंग में कहाँ मल्टीप्लाई करता है? लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और फिर अटैक करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को, RBCs को, जिससे क्या होता है? उनका रप्चर हो जाता है। RBCs हमारे जो RBCs होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। अब जो रप्चर RBC हैं वो एसोसिएटेड हैं कि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। अब ये भी PYQ पूछा गया है कि जो रप्चर RBCs हैं वो कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं? दैट इज़ हीमोजोइन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो वहाँ पे ठंड लगती है और फिर उसके बाद बुखार आता है। तो कौन रिलीज़ करते हैं? रप्चर RBC एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज़ हीमोजोइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द चिल एंड द हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। हर 3-4 दिन में जो बुखार ठंड जो लगती है, जो एक टाइम पे आती है, दैट इज़ हीमोजोइन। जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये जो पैरासाइट है एंटर करते हैं मॉस्किटो की बॉडी में, फिर वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है उनका स्पोरोजॉइट्स का। अब जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करते हैं विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजॉइट्स, उन्हीं के अंदर वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा और अब क्या बनाएगा? स्पोरोजॉइट्स बनाएगा जो स्टोर रहेंगे उसके सेलेवरी ग्लैंड में। जब मॉस्किटो, अब ये भी PYQ है कि स्पोरोजॉइट्स कहाँ स्टोर रहते हैं? सेलेवरी ग्लैंड में। जब ये मॉस्किटो बाइट करेंगे ह्यूमन इंसान को तो जो स्पोरोजॉइट है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उसकी बॉडी में, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव। और ये जो ऊपर मेंशन है इवेंट, क्या कि सबसे पहले वो लिवर सेल्स में वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर RBC को रप्चर करते हैं, हीमोजोइन रिलीज करते हैं, ये सारे इवेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे।
अब इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप जानो कि जो मलेरियल पैरासाइट है उसे दो होस्ट की आवश्यकता है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज ह्यूमन एंड द मॉस्किटो। अब किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों की, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो इसलिए इसको डायजेनेटिक भी कहा जाता है। डायजेनेटिक, डायजेनेटिक मतलब उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो जीनस, दो स्पीशीज की जरूरत है, दैट इज डायजेनेटिक। इफ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू, वहीं पर जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो किसका काम करती है? वेक्टर का काम करती है। वेक्टर का काम मतलब उस चीज़ को फैलाने का काम करती है, मतलब उसका होस्ट भी है जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा, और साथ साथ में वहीं पे वो एक ट्रांसमिटिंग एजेंट वेक्टर का काम भी करती है। अभी पूरी लाइफ साइकिल देखो इसके यहाँ पे मेंशन की गई है। जब देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स द अदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड इन द बाइट। अब इसने इसको बाइट करा और इसकी बॉडी में क्या डाल दिए? स्पोरोजाइट्स डाल दिए। अब स्पोरोजाइट्स कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? इनिशियली हमारे लिवर में, तो वही लिखा है पैरासाइट, ये स्पोरोजाइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गए? लिवर तक पहुँच गए। लिवर तक पहुँचने के बाद अब जो पैरासाइट थे, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन PYQ पूछा गया है कि जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली। कहाँ पे? लिवर सेल्स में। और फिर बर्स्ट करेगा सेल्स को और वहाँ से रिलीज कर देगा उनको ब्लड में। अभी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि एसेक्सुअली जो पैरासाइट्स हैं वो कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज लिवर सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहाँ करते हैं? एसेक्सुअली लिवर सेल्स। फिर जो पैरासाइट है रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, फिर दोबारा कहाँ करेगा? रेड ब्लड सेल्स में। बस्ट करेगा रेड ब्लड सेल्स को और वहाँ पे साइकिल ऑफ फीवर्स और दूसरे सिम्टम्स है वो सब आएंगे। अब जो रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट है वो दूसरे RBCs को इन्फेक्ट करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे ये गया, ये इसने बस्ट हुई, फिर ये दूसरे RBCs को जाके इन्फेक्ट करेगा। अब क्या आ गई? यहाँ से आगे इसकी सेक्शुअल स्टेज, जिसे बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। डेवलप कहाँ होगी? रेड ब्लड सेल्स में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा कहाँ हुआ? उसका लिवर सेल में हुआ, RBCs में हुआ। RBCs में भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे वो क्या हुआ? सेल बर्स्ट हुए, RBC बर्स्ट हुए, फिर उन्होंने फीवर वगैरह करा और दूसरे RBCs को इन्फेक्ट करा। अब हम आ जाते हैं सेक्शुअल स्टेज पे, जिसे बोलते हैं हम गैमेटोसाइट। वो कहाँ डेवलप हो रही है? वो भी RBC में ही डेवलप हो रही है, रेड ब्लड सेल्स में। अभी जो गैमेटोसाइट्स हैं ये है फीमेल का और ये है मेल का, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकते हैं। मेल का थोड़ा छोटा है, फीमेल का थोड़ा बड़ा है। फिर हम चले गैमेटोसाइट्स में। अब जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करता है? टेक अप गैमेटोसाइट्स। अब जो गैमेटोसाइट्स है मतलब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज है, वो ब्लड के साथ अब आएगा। फिर से ये मॉस्किटो इस इन पर्सन को बाइट करेगा, तो अब ये क्या प्रेजेंट है? इसके यहाँ गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है। गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, जब उसको ब्लड सक कर रहा है तो ब्लड के साथ साथ ये गैमेटोसाइट्स भी कहाँ जा रहे हैं? फीमेल एनोफ्लीज में जा रहे हैं। फीमेल एनोफ्लीज में चले गए, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा कहाँ पे? मॉस्किटो के गट में। अब ये गैमेटोसाइट्स से चले गए मॉस्किटो के अंदर, अब इसकी गट उठाई जाएगी। गट के अंदर क्या होगा? यहीं पे फीमेल गैमेटोसाइट, ये मेल गैमेटोसाइट, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन उनके बाद फिर क्या बन जाएंगे? स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। वही मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजॉइट एस्केप कर जाएगी गट से और माइग्रेट कर जाएगी फिर सिलेवरी ग्लैंड में। ये निकल गई यहाँ से, सिलेवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो गए स्पोरोजाइट्स, और फिर से जब मॉस्किटो बाइट करेगी उसके सिलेवरी ग्लैंड से निकलेंगे फिर स्पोरोजाइट्स एक हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे। फिर से हेल्दी पर्सन में चले गए, फिर वो जाके वहाँ पे लिवर में मल्टीप्लाई होंगे, लिवर में मल्टीप्लाई होंगे, एसेक्सुअली वहाँ पे रिप्रोड्यूस होंगे, फिर हमारे RBCs में पहुँचेंगे, RBCs में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर वहीं पे सेक्सुअल स्टेज का डेवलपमेंट हो जाएगा गैमेटोसाइट का। अब फिर जब एक आएगा फीमेल एनोफ्लिस, उस इन्फेक्टेड इंसान को खाएगा, बाइट करेगा, तो वो गैमेटोसाइट उसके ब्लड के साथ उसके अंदर चले जाएंगे। अब वो गैमेटोसाइट कहाँ जाएंगे? इंसेक्ट की फीमेल एनोफ्लीज की गट में जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट होगा, उसके बाद स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे, वो जाके कहाँ से हो जाता है? सिलेवरी ग्लैंड में। और यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होती है, दैट इज स्पोरोजाइट्स, और यही है जो इन्फेक्शन कॉज करती है। तो ये थी पूरी मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो हमने देखी। ये लिखा देखो, ये ह्यूमन सेल के अंदर चला, वो द मॉस्किटो के अंदर चला, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये क्या थी? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की स्टेज। अब हम चलते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक और प्रोटोजोन पैरासाइट है जो क्या इफेक्ट करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, सेलमोनेला टाइफी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रही है। अब आई एम एंटमीबा हिस्टोलिका जो इफेक्ट करेगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को और जो एक प्रोटोजोन है ऑफ द ह्यूमन विच कॉजेज द एमीबियोसिस, जो क्या
कॉज करती है, अमीबियासिस करती है या फिर अमीबिक डिसेंट्री। अब सिम्टम क्या है डिजीज़ के अंदर? कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट्स। क्या आएगी? जो उसकी स्टूल पास होगा, जो फीकल मैटर पास होगा, उसमें ज़्यादा म्यूकस देखने मिलेगी और कुछ ब्लड के धब्बे, ब्लड क्लॉट्स भी मिलेंगे। अब इसमें इसको कौन फैलाता है? हाउस फ्लाइज फैलाती है। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसफर द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड। क्या करती हैं वो? हाउस फ्लाइज हैं, बैठती हैं फीकल मैटर पे, फिर ट्रांसमिट करती हैं वही इन्फेक्टेड फीकस जो है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके फूड और फूड प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों पे, thereby कंटेमिनेटिंग देम, और उनको ख़राब कर देती हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ज़्यादा कहाँ से फैलता है? जो गंदा पानी, ड्रिंकिंग वाटर है और फूड है, जो किससे कंटेमिनेटेड है? इनके फीकल मैटर से। तो यही मेन सोर्स है इन्फेक्शन का। अब हम चलते हैं एस्कैरिस पे। एस्कैरिस को क्या कहा जाता है? कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है और ब्यूचेरिया कहा जाता है। अब जो फ्लायर वॉर्म है वो कुछ आर सम ऑफ द हेलमेंट्स विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। अब हम इसे अंडरलाइन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्कैरिस, एस्कैरिस को क्या कहा क्या जाता है? कॉमन राउंड वॉर्म एंड विचेरिया, विचेरिया को कहते हैं फ्लायर वॉर्म। ये क्या है? कुछ ऑफ द हेलमेंट्स हैं जो भी क्या है? पैथोजेनिक है इंसान के लिए। अब जो एस्कैरिस है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मतलब इंटेस्टाइन में रहेगा और कॉज करता है एस्कैरिस। सिम्टम क्या है डिजीज़ की? इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, फीवर है, एनीमिया है और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज है। अब वो क्या कर रहा है? एस्कैरिस ने इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होने लगी, वहीं उसकी मसल्स में पेन होगा, बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन है, एनीमिया हो जाएगा और इंटेस्टाइनल पैसेज क्या हो जाएगा? वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब एनीमिया हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे हमारे विटामिन बी 12 होता है, उसका ये सब होता है मैचुरेशन वगैरह। तो हमें विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है ताकि हमारा आरबीसी मैच्योर हो सके। अब अगर इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो बी 12 भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, और बी 12 अच्छे से नहीं है तो उसकी वजह से आरबीसी का काम भी नहीं हो पा रहा, आरबीसी अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनीमिया जैसी कंडीशन आ रही है। The egg of the parasite are excreted along with the feces of the infected person। अब जो एग हैं इस पैरासाइट के वो एक्सक्रीट हो जाते हैं फीकस के साथ साथ, विच कंटेमिनेट, जो कंटेमिनेट खराब करते हैं सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को, एक्सेट्रा को। अब जो हेल्दी पर्सन है एक्वायर करता है ये इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये हेल्दी पर्सन में कहाँ से फैलते हैं? कंटेमिनेटेड पानी से, गंदे पानी से, वेजिटेबल से और फ्रूट से, इन सब चीज़ों से ये फैलते हैं। अब हम बात करते हैं विचेरिया या फिर डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी या फिर डब्ल्यू मेलेंगाई। ये क्या है? Wucheria or W. bancrofti and W. malai, the flareal worms cause a slowly developing chronic inflammation of the organism in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or fliariasis। अब जो अभी हमने एस्कैरिस का देखा है, एस्कैरिसिस कर रहा था, विचेरिया क्या करता है या फिर इसको हम बोलते हैं विचेरिया बैनक्रॉफ्टी या विचेरिया मलाई। ये एक फ्लायर वॉर्म है जो क्या करता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है ऑर्गन्स की, जहाँ पे वो सालों साल पड़े रहते हैं, जैसे ज़्यादातर कहाँ पे? लिम्फेटिक वेसल्स में, लोअर लिम्स में। और ये डिजीज़ क्या करती है? इस एलिफेंटियासिस या फिर उसे कहा जाता है फ्लाई। अब जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़, वहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन। अब पैथोजन ट्रांसफर होता है हेल्दी पर्सन में तो द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। ये भी कैसे फैलता है? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ही फैलता है। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम। अब बहुत सारी फंजाई की, हमने अभी बैक्टीरिया देख लिया, वायरसेस देख लिया, हेलमेट्स देख लिए, प्रोटोजोन देख लिए, अब हम क्या देख रहे हैं? फंजाई देख रहे हैं। जो फंजाई बिलोंग करती है किस जेनेरा को? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटन। तो जो मैनी फंजाई बिलोंग करते हैं जनरल माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिकोडर्मोफाइटन। ये रिस्पॉन्सिबल है रिंग वॉर्म्स के लिए, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मैन में। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट्स बॉडी, अलग बहुत सारे बॉडी के अलग पार्ट्स पे ड्राई स्केली ऐसे स्केल दिखना, जैसे स्किन, नेल्स और स्कैल्प पे, ये मेन सिम्टम्स है डिजीज़ के। दीज लेसन्स आर अकम्पनीड, अब ये जो निशान, ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ क्या होता है? इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसमें। हीट और मॉइस्चर हेल्प करते हैं फंजाई को ग्रो करने में। अब ये भी PYQ में पूछे गए हैं, क्या होता है? जो हीट और मॉइस्चर है वो हेल्प करते हैं फंजाई को ग्रो करने में, जो उनको थ्राइव करते हैं स्किन फोल्ड्स में, जैसे कि ग्रोइंग एरिया और टोज के बीच में। रिंगवॉर्म जनरली एक्वायर्ड होता है सॉइल से बाय यूजिंग टाल, क्लोथ्स और इवन कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का सॉइल यूज़ कर लो, टॉवल यूज़ कर लो, क्लोथ या फिर
इन जो कॉम है वो सब चीज़ें यूज़ कर लो तो ये जनरली एक्वायर हो जाती हैं, आ जाती हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल और पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन डिजीज। अगर हमें बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज़ को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि सारी डिजीज इन्फेक्शन सब खत्म हो। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं बॉडी को क्लीन रखना, कंजम्पशन करना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, अच्छा खाना, वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन के अंदर आता है प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट का, एक्सक्रीटा का, पीरियोडिक क्लीनिंग का और डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर रिजर्वायर्स का, सीज पूल्स टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन द पब्लिक कैटरिंग। और पब्लिक कैटरिंग वगैरह में भी हाइजीन प्रैक्टिस को मेंटेन करना, अच्छे से फॉलो करना। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड द वाटर सच एज टाइफाइड। यही क्या है, ये पर्टिकुलरली ऐसे ही मेजर्स हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं फूड से वाटर में, जैसे कि टाइफाइड। अब अमीबियोसिस जो एजेंट अमीबियोसिस और एस्केरिसिस है, ये सारी चीज़ें ये किसके थ्रू फैलती हैं, फूड वाटर, जैसे कि टाइफाइड के थ्रू हो गया अमीबियोसिस, टाइफाइड एंड स्केरिसिस। कुछ केसेस में एयरबॉर्न डिसीज होती है जैसे कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड। इन एडिशन टू द अबव मेजर क्लोज, तो कांटेक्ट अगर हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या बिलोंग कर रहा है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया फ्लाई जिसके लिए ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए वेक्टर को कर दें और उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को कर दें। अब ये भी पी वाई क्यों कि कैसे प्रिवेंशन करते हैं हम, उन वेक्टर को एलिमिनेट कर दें या फिर उनकी ब्रीडिंग जहाँ पे वो पैदा होते हैं उस प्लेसेस को अफेक्ट कर दें। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेगनेंट ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरियाज। ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के इलाकों में पानी इकट्ठा होने ना दो, रेगुलर क्लीनिंग करें, हाउस होल्ड कूलर्स की, मॉस्किटोज नेट्स लगाएं, इंडोरिंग फिशेज जैसे कि ऐसे फिशेस को हम यूज़ कर सकते हैं गैम्बूस या पॉन्ड्स में जो फीड करती है मॉस्किटो की लार्वा पे, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल डिचेस ड्रेन एरियाज में, स्वैम्स में एक्सेट्रा में। अगर हम बात करें इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद द वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटो, कि जितने भी डोर विंडोज़ होने चाहिए उस पर वायर मैश लगा होना चाहिए ताकि जो एंट्री है मॉस्किटो की उसे रोका जा सके। Such precautions have become more important, especially in the light of the recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito diseases like dengue and chikungunya in many parts of India। अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कुछ ऐसे एरियाज़ में वगैरह में जहाँ पे ये डिजीज़ फैल रही है ज़्यादा, जैसे कि वेक्टर बॉर्न कौन कराता है, एडीज़ मॉस्किटो कराता है। मलेरिया हमने देखा था फीमेल एनोफिलीज थी, अब ये जो कौन कराएगा, एडीज़ मॉस्किटो कराएगी, जैसे कि डिजीज़ और चिकनगुनिया। अब एडीज़, अब जो डेंगू चिकनगुनिया है, मैंने इसके कम्युनिटी पोस्ट पे शॉर्ट नोट्स पूरे डाले हुए हैं, वहाँ से पढ़ लेना, और नहीं समझ आए तो बता देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। उसी नोट्स को उठाते हुए बहुत शॉर्ट में पूरा समझ आ जाएगा। अब जो एडवांसमेंट है मेड इन बायोलॉजिकल साइंस है आर्म्ड अस इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। एडवांसमेंट क्या है बायोलॉजिकल साइंस की, कि उन्होंने इफेक्टिवली डील करना सिखाया इन्फेक्शियस डिजीज से। द यूज़ ऑफ द वैक्सीन्स एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव एनेबल्ड टू कम्प्लीटली इरेडिकेट अ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। अब ये भी PYQ है कि क्या यूज़ करके, वैक्सीन यूज़ करके, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स यूज़ करके हमने कम्प्लीटली क्या इरेडिकेट कर लिया, स्मॉल पॉक्स। A large number of other infectious diseases जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस have been controlled to a large extent by the use of vaccines। इन सबको कैसे कंट्रोल किया गया, वैक्सीन वगैरह को यूज़ करके। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए, बायो रीड इन चैप्टर 10, इट इज़ अ वर्ज ऑफ द मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड द सेफर वैक्सीन। ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल है कि हम नई नई अवेलेबल वैक्सीन बना पाते हैं, सेफर वैक्सीन बना पाते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग हैज़ ऑल्सो अनेबल टू इफेक्टिवली ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज। जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, दूसरे ड्रग्स की डिस्कवरी हुई, इन्होंने भी क्या करी, डिजीज़ को, इन्फेक्शियस डिजीज़ को इफेक्टिवली ट्रीट करने में हेल्प करी। अब हम आते हैं इम्यूनिटी पे। अगर हम बात करें, हम हर रोज़ एक्सपोज होते हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से, हाउएवर कुछ ही जो है हमें क्या, उनके एक्सपोजर से हमें क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है। वाई दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि हमारी बॉडी भी डिफेंड करती है, अपने आप को बचाती है इन सारे फॉरेन एजेंट से। जो ओवरऑल एबिलिटी है होस्ट की फाइट करने की डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, वो कंफर्म होती है इम्यून सिस्टम से, और इसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो जितने भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स ऑर्गेनिज्म हैं उनसे फाइट करने की ताकत कौन देता है हमें, हमारा इम्यून सिस्टम, और उस ताकत को कहा जाता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हम बाय बर्थ लेके आते हैं, एक्वायर्ड जो होते हैं जो हम अटेन करते हैं।
अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, मतलब वो एक पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है। ये अकम्प्लिश होती है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स के। अब इसमें क्या आता है? इसमें अलग अलग टाइप के बैरियर्स आते हैं जो एंट्री को, फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को हमारी बॉडी में रोकते हैं। इनेट इम्यूनिटी के 4 टाइप के बैरियर हैं जो बाय बर्थ हमें मिलते हैं। दैट इज़ पहला है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। एक और है, नीचे पड़ेगा इंटरफ्रॉन। जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं उसमें क्या होता है? स्किन जो है हमारी बॉडी पे वो मेन बैरियर है जो प्रिवेंट करती है एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है? जो हमारी स्किन है वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है। जो म्यूकस कोटिंग मिलती है हमारे एपिथेलियल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ये सभी माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं, हमारी बॉडी में घुसने से रोकते हैं। फिर आगे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया? जैसे कि एसिड हो गया स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है, सलाइवा हो गया माउथ में, टीयर्स आ गए हमारी आई से। ये सब क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फिर आए हम सेलुलर बैरियर्स पे। सर्टेन टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और इन्हें हम कहते हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स। एंड द मोनोसाइट, और जो मोनोसाइट्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, टाइप एक लिम्फोसाइट्स का टाइप है। ये ब्लड में है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। अब जो मैक्रोफेज है वो टिश्यू में वो भी फैगोसाइट कर सकता है और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम चलते हैं साइटोकाइन बैरियर की तरफ। ये क्या है? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं कुछ प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है इंटरफ्रॉन, और बदले में ये करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अटेन करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। वो नॉन स्पेसिफिक थी, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। इट इज़ करेक्टराइज बाय मेमोरी। ये कैसे करेक्टराइज है? मेमोरी, मतलब यहाँ पे मेमोरी बन जाती है। दिस मीन्स जब हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है पैथोजन से पहले टाइम पे, तो प्रोड्यूस करती है एक रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो क्या होता है? लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर जो होता है सेम पैथोजन के साथ, उससे एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स आता है। मतलब पहला रिस्पॉन्स दैट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स जो बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। फिर अगर सब्सिक्वेंटली दोबारा हम उस चीज़ से टकराते हैं तो अब जो रिस्पॉन्स आता है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है और बहुत थोड़ा उससे बड़ी इंटेंसिटी का होता है। दिस इज अस्क्राइब टू द फैक्ट दैट हमारी बॉडी अपीयर टू हैव अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर की। इससे क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी के पास कैपेबिलिटी है चीज़ों को मेमोराइज करने की, मतलब कि हमारी बॉडी क्या दिखाती है? फर्स्ट एनकाउंटर की सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होने लगती हैं? अपीयर होने लगती हैं। अब जो प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैरी आउट करता है विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, दिस इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन। अब ये इंपॉर्टेंट है PYQ कि बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन की आर्मी इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। जो भी पैथोजन आते हैं हमारे ब्लड में फाइट करते हैं और इनसे दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, और इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है पैथोजन के अगेंस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए इसको रीड आउट कर लेना। कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहो, NCERT की रीडिंग लगाते रहो तो ही फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स उतने ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।